प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में चुटकुले सुना रहे हैं। देखिए, ये तो सच है कि 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त उन्होंने अपने संबोधन में लिया और संसदीय दल की बैठक में उन्होंने छक्का लगाने की बात की थी। बिल्कुल क्रिकेट की शब्दावली की तरह महिलाओं की अस्मत, अगर मणिपुर की महिलाओं की अस्मत का सवाल है तो चौके लगाते दिखे। वहाँ बड़ी संख्या में हत्याएं हुई, उस पर छक्के लगाते दिखे। शस्त्रागार लूटे गए, वहाँ उनका अर्धशतक था। और वहाँ हजारों लोगों का विस्थापन हुआ, इस पर उन्होंने शतक लगाया। विपक्ष की खामियां ढूंढने पर जितने उन्होंने शब्द लगाए, उससे उन्होंने अपना दोहरा शतक पूरा किया। मणिपुर की वेदना, वहाँ की पीड़ा और वहाँ क्या सरकार का रोडमैप होगा, इस पर देश को अपेक्षा थी कि वो जरूर कुछ ठोस सारगर्भित तथ्य सामने रखेंगे, लेकिन उन्होंने ये वक्त केवल अपोजिशन को कोसने में लगा दिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि केवल टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक ही भारत माता को बांटने मारने के बारे में सोच सकते हैं। उन्हें मणिपुर की महिलाओं की चिंता नहीं है। ये संविधान भारत माता की हत्या की बात करते हैं। राहुल गांधी को राजस्थान की महिलाओं की चिंता नहीं है। आप पश्चिम बंगाल, बिहार, मणिपुर की महिलाओं में अंतर करते हैं। अनुराग ठाकुर का इतिहास ज्ञान कितना है मैं तो नहीं जानता, लेकिन माँ भारती का जो ये वर्तमान स्वरूप विकसित हुआ है, उनकी सरकार का क्या योगदान है, ये ढूंढने पर भी कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन ये इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी जरूर अनुराग ठाकुर जैसे नेताओं की होनी चाहिए कि हिंदुस्तान की आज़ादी, जिसके खिलाफ वो ब्रिटिश हुकूमत के साथ खड़े थे, क्विट इंडिया मूवमेंट जिसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने किया, उस क्विट इंडिया मूवमेंट के खिलाफ उनके पूर्ववर्ती पार्टी के लोग, पूर्ववर्ती जो संगठन उनका था हिंदू महासभा, वो खड़ा था। 2 नेशन थ्योरी उनके पूर्ववर्ती संगठन हिंदू महासभा ने लाया था, सबसे पहले, मुस्लिम लीग के भी पहले। हिंदुस्तान की आज़ादी के समय इस देश में 500 रियासतें थी, उनको हिंदुस्तान के नक्शे में शामिल करना एक बड़ी चुनौती थी और बखूबी तत्कालीन सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन सबों के सामूहिक नेतृत्व में उस लक्ष्य को हासिल किया। फिर भी जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर जैसे जो सवाल थे, उनको भी 1 वर्ष के अंदर उन्होंने हल करने का काम किया। 1949 मणिपुर एक स्वतंत्र रियासत था, जिसको भारत के मानचित्र में उस समय की सरकार ने शामिल किया, जिसकी विभीषिका और जिसकी वेदना पर आज बातें हो रही है। 1961 में गोवा 450 वर्षों के पुर्तगाली उपनिवेशवाद से मुक्त हुआ और भारत का अंग बना। 1975 में सिक्किम नामग्याल वंश का शासन था और सिक्किम भारत के मानचित्र में शामिल हुआ। इस बढ़ती हुई ताकत, इस बढ़ रहे हिंदुस्तान को उन्होंने क्या दिया, ये तो हमें पता नहीं, लेकिन जब सामरिक उपलब्धियों की चर्चा करेंगे तो 47 में कबायलियों को खदेड़ने का सवाल हो या 1965 में पाकिस्तान में लाहौर तक पहुंचने का सवाल हो, 71 में बांग्लादेश का जन्म इसलिए हुआ कि इंदिरा जी के नेतृत्व में उस समय की सरकार ने सेना को निर्देश दिया और सेना के शौर्य और पराक्रम के बल पर पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए। ये है हिंदुस्तान, जिसको वो टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं। टुकड़ों को समेटने का काम इस देश ने किया है और उसमें उनके पुरखों का कोई योगदान नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने कभी नहीं सोचा था कि हम मणिपुर पर चर्चा के लिए सहमत होंगे। जैसा कि पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस मुद्दे पर संवेदनशील होना चाहिए। आज जैसा कि खैर राहुल गांधी ने क्या क्या कहा है, मुझे लगता है कि राहुल गांधी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, ऐसा लग रहा है। उन्होंने जवाब नहीं सुना है, वह सदन में नहीं आए। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि तथाकथित सबसे पुरानी पार्टी बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है। देखिए, प्रधानमंत्री जी के भाषण को करोड़ों लोगों ने सीधे प्रसारण के जरिए सुन लिया है, लेकिन जो उनकी अहंकार की भाषा थी और जिस तरह से वो अपने
अपनी हर विफलता के लिए विपक्ष को कोस रहे थे, उस समय विपक्ष ने वही आचरण किया जो उसे करना चाहिए था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या है कि उनकी पार्टी और उनका गठबंधन मणिपुर का, वो खुद प्रधानमंत्री जी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज उस गठबंधन के 40 विधायकों ने असम राइफल्स की तैनाती के फैसले को वापस लेने की मांग की है और 10 ऐसे विधायक, जिसमें 7 भारतीय जनता पार्टी के मिले हैं, उन्होंने असम राइफल्स को बनाए रखने की वकालत की। तो हालात किस कदर संगीन है कि वहाँ की जो एन वीरेन सिंह की सरकार है वो पूरी तरह से जमीनी तौर पर दोनों समुदायों के बीच विश्वास कायम करने में असफल है और इसीलिए इस तरह की बातों को कह करके देश को प्रहलाद जोशी जैसे नेता गुमराह नहीं कर सकते हैं। आप सांसद संजय सिंह ने अपने और राघव चड्ढा के निलंबन पर कहा कि उन्हें पीएम मोदी की मंशा मणिपुर में हिंसा के बजाय संजय सिंह को रोकने की है, वे विपक्ष की आवाज दबाना चाहते हैं। राहुल गांधी बोले संसद में उन्हें निलंबित कर दिया गया। इसी तरह राघव चड्ढा, डेरेक ओब्रायन और अधीर रंजन चौधरी को निलंबित कर दिया गया। हम इन सबसे डरते नहीं और लड़ते रहेंगे। राघव चड्ढा का निलंबन निराधार था। मुझे ऐसा लगता है अधीर रंजन चौधरी ने नीरव मोदी का, नीरव का अर्थ निशब्द होता है, मौन होता है, उन्होंने भगोड़े नीरव मोदी का जिक्र नहीं किया। प्रधानमंत्री जी चुप हैं, मणिपुर पर मौन हैं, उनके मौन को तोड़ने के लिए ही ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। इसीलिए अधीर रंजन चौधरी का निलंबन हो या राघव चड्ढा पर जो गलत आरोप लगाया, जिसका काफी मजबूती के साथ राघव चड्ढा ने खंडन किया, या जिन स्थितियों में संजय सिंह को निलंबित किया गया, ये सब मोदी सरकार की जो उनका जो अहंकार है और जिस तरह से विपक्ष को वो कुचलना चाहते हैं, ये प्रवृत्ति उसी का द्योतक है। यूपी में जाति जनगणना कराने की योजना कोई योजना नहीं है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। अब पूरी तरह से पहले तो केंद्र सरकार ने कह दिया और अब उत्तर प्रदेश जो भारतीय जनता पार्टी का अभेद्य दुर्ग जिसे वो समझते हैं और उनकी जीत में पिछड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पिछड़े और कमजोर तबके, चाहे वो समाज के किसी भी जाति में उत्पन्न हुए हों, जातीय गणना उन सबों के सर्वांगीण विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकता है। लेकिन इस फैसले को नकार करके योगी आदित्यनाथ जी ने जो भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है उसको सामने रख दिया है।